Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Sultan Mahmood and we are discussing properties of normal distribution. इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने 5 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्कस की थी और वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज जो है नेक्स्ट 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं प्रॉपर्टी जो है उसको हम डिस्कस करने लगे हैं। तो प्रॉपर्टीज़ जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो अगली प्रॉपर्टी है हमने इसको पहले भी छोटे लेवल के ऊपर बयान किया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या क्या खूबियाँ होती हैं उसको हम देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से और इसके बाद जो है हम अगली प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सो योर 6th प्रॉपर्टी इज़ दैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 6, it is a symmetrical या symmetric सिमेट्रिकल का वर्ड यूज कर लेते हैं, समटाइम्स सिमेट्रिक का वर्ड यूज किया जाता है, बात एक ही है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसकी एक पहली खूबी ये है कि इसका मीन, मीडियन एंड मोड जो है वो सेम होता है। पहली चीज जो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड एंड ऑल ऑफ 3 इज इक्वल टू म्यू, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में एक। नंबर 2 जो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, इवन के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही ऐसा होगा कि आपके पास जो है Q3 माइनस म्यू इज इक्वल टू म्यू माइनस Q1, यानी कि क्वार्टाइल्स जो हैं वो इक्वी डिस्टेंट होंगे मीन से। लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मीन। जितना लोअर क्वार्टाइल दूर है उतना ही अपर क्वार्टाइल जो है वो मीन से दूर होगा। इसको हम बोलते हैं कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की ये तीसरी प्रॉपर्टी है, यानी कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये तीसरी चीज का होना जरूरी है कि Q1 और Q3 जो है वो आपस में इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। तीसरी चीज जो मीडियन जो इसके लिए आती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिकल होने के लिए, नंबर 3, ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सारी की सारी जीरोज होंगी। मसलन μ1 भी 0, μ3 भी 0, μ5 भी 0। जितनी भी आप ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स कंसिडर करेंगे वो सारी के सारी ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स जो हैं वो 0 होंगी। तो इसका मतलब है तीसरी प्रॉपर्टी जो है बीइंग अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑलवेज इक्वल टू 0। चौथी चीज जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हम कह सकते हैं कि इसका Q2 जो है किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड क्वार्टाइल वो 3rd + 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि दोनों लोअर और अपर क्वार्टाइल्स की एवरेज होती है। तो सेकंड क्वार्टाइल इज द एवरेज ऑफ द 3rd एंड 1st क्वार्टाइल। ये सिर्फ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बेस के ऊपर है। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ये क्वालिटीज जो हैं उनको मद्देनजर रखेंगे कि एक तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से इसका मीन, मीडियन और मोड सेम होता है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से Q3 माइनस म्यू इज इक्वल टू म्यू माइनस Q1, ये इक्वल होते हैं। ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स आर ऑल जीरोस। जितनी भी ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स हैं, आपको याद होगा आपने चैप्टर नंबर 4 में ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स या इवन ऑर्डर मूवमेंट्स की बात की थी और मूवमेंट्स अबाउट मीन की बात की थी। तो मूवमेंट्स अबाउट मीन जो है, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन जो है दैट इज ऑलवेज जो है वो 0 के इक्वल होता है, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन। इसी तरह से सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन जो है वो हमारा वेरिएंस के इक्वल होता है, आपको याद होगा। थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन 0 होता है अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो, जैसे यहां पर भी थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन जो है वो 0 है। फर्स्ट मूवमेंट तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो उसका फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन जो होता है वो हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ये स्पेशलाइज्ड क्वालिटी है कि इसकी जितनी भी ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स हैं वो सारी की सारी जीरोज होती हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है उसके लिए ऑड ऑर्डर मूवमेंट 0 नहीं होती,
उसका सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर मूवमेंट जो है वो जीरो के इक्वल होता है। इसके बाद आपके पास है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने के नाते नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये क्वालिटी पाई जाती है कि इसके अगर दोनों क्वार्टाइल्स की एवरेज ले ली जाए, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल, इन दोनों की अगर एवरेज ले ली जाए तो उसकी एवरेज जो है वो आपके मीडियन के इक्वल या Q2 के इक्वल निकल आती है। एक चीज तो ये आ गई। फिर इसके बाद अब हमारे पास जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो है जी इसका मोमेंट्स के डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे यहाँ पर बात की मोमेंट्स अबाउट मीन की, के तमाम ऑड ऑर्डर मोमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो मोमेंट रेशियोज की जब हम बात करते हैं, बीइंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी डिफरेंट मोमेंट्स भी होती हैं। फर्स्ट मोमेंट भी होती है, सेकंड मोमेंट है, थर्ड मोमेंट है, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, प्रॉपर्टी नंबर 7, मोमेंट्स एंड मोमेंट रेशियोज। जी फर्स्ट मोमेंट्स जब अब मैं बात करता हूं तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन जो है μ1 इज इक्वल टू 0, ये भी हम कह के आए हैं। सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन μ2 दैट इज इक्वल टू वेरिएंस, ये हमें पता होता है कि सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी शामिल है। थर्ड मोमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू 0। फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन जो है दैट इज इक्वल टू 3 इंटू सिग्मा पावर 4। सो दीज आर दी फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर पहली 4 मोमेंट्स को डिस्कस किया जाए तो वो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन 0 के इक्वल, सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन वेरिएंस है, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन वो भी 0, और μ4 जो है वो 3 सिग्मा की पावर 4 के इक्वल है। ये है चारों मोमेंट्स अबाउट मीन। अब मोमेंट्स के बाद हमारे पास जो है, अगर आप चैप्टर नंबर 4 पे जाएं तो मोमेंट रेशियोज की हमने बात की थी, जिसमें हमने β1 और β2 की बात करते थे। β1 जो है वो भी मोमेंट रेशियो है, वो आपकी सिमेट्री के मतलब आपको बताता है, और β2 जो है वो आपके कर्टसिस के मतलब बताता है। तो कर्टसिस और सिमेट्री के लिए हम β2 और β1 को जो है वो स्टडी करते हैं। तो यहां पर आपके पास मोमेंट रेशियो में β1 जो है, ये पहली मोमेंट रेशियो फर्स्ट करें, β1 जो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 0 के इक्वल होता है। बुनियादी तौर पर ये होता ये है β1 इज इक्वल टू μ3 और μ2 क्यूब। अब μ3 जो है वो अगर 0 के इक्वल आ जाए, क्योंकि μ3 आपका 0 होता है, तो 0 ओवर μ2 क्यूब का मतलब है μ2 आपके पास ये आ जाता है सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर और इसका क्यूब ले लें और अंडर रूट ले लें तो तब भी आंसर आपका 0 ही आता है। सो β1 इज इक्वल टू 0 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। β2 जो है वो 3 के इक्वल होता है। अब β2 अगर आप 3 के इक्वल करना चाहें तो β2 बुनियादी तौर पर होता है μ4 ओवर μ2 स्क्वायर। μ4 ओवर μ2 स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल आ जाता है, μ4 3 सिग्मा की पावर 4 है, और μ2 स्क्वायर का मतलब ये है सिग्मा 2 सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये भी सिग्मा 4 हो जाएगा, ये भी सिग्मा 4 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 3। तो जो बात याद रखनी है वो ये है कि आपके पास β1 जो है वो 0 के इक्वल आता है और β2 जो है वो 3 के इक्वल आता है। फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट रेशियो में β1 आपका ये आ जाएगा 0 के इक्वल और β2 जो होगा वो 3 के इक्वल। फर्स्ट 4 मोमेंट्स जो हैं μ1 μ2 μ3 और μ4 के इक्वल आता है। फिर इसके बाद आपके पास जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वो प्रॉपर्टी देखते हैं कि इसमें आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करेंगे। अगली प्रॉपर्टी जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के साथ है। जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से रिलेट करती है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। ये हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात जो है वो पहले लेक्चर्स के अंदर भी हमने की, एक लेक्चर के अंदर, कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो ऐसा पॉइंट होता है कि जिस पे आपकी कनकेविटी चेंज होती है। तो वो कौन सा पॉइंट है कि जहां पर कर्व जो है, नॉर्मल कर्व जो है वो अपनी कनकेविटी जो है वो चेंज करती है, डाउनवर्ड से अपवर्ड या अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ होती है, तो उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो मीन से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होते हैं और वो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा है, उसको हम लिख भी लेते हैं। द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने ये देखना है कि हमारे पास म्यू और सिग्मा ये दोनों चीजें अवेलेबल होंगी तो हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को इजीली लोकेट कर सकते हैं। देखें प्रॉपर्टी नंबर 8 है पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। The points of inflection occur at x is equal to mu plus sigma and at x is equal to mu minus sigma। यानी कि ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अकर करते हैं। हमने बात की थी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की इस तरह से, मसलन ये अगर फर्ज करें आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये वो पॉइंट हैं जहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपके फॉल करते हैं, यहां से यहां तक। ये फर्ज करें अगर आपका म्यू हो दरमियान में, ये म्यू हो तो ये है जी, यहां पर आपके पास ये म्यू है, यहां पर म्यू के अंदर जो है म्यू प्लस सिग्मा अगर आप कर दें और इधर से म्यू माइनस सिग्मा कर दें तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यहां पर ये इसके ऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है कि इन दोनों पॉइंट्स को जब आप इसके साथ मिला देते हैं कर्व के साथ तो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाता है। ये वाला पॉइंट जो है ये वो पॉइंट है जहां पर कनकैविटी चेंज हो रही है। आपको ये समझ लें कि यहां से कनकैविटी जो है वो कर्व की अपवर्ड जा रही है और यहां पर कनकैविटी जो है वो कर्व की डाउनवर्ड जा रही है। इसी तरह से यहां पर कनकैविटी डाउनवर्ड है और यहां पर कनकैविटी जो है वो अपवर्ड है। और ये वाले जो पॉइंट्स हैं दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिसमें उसका एक्स कोऑर्डिनेट म्यू प्लस सिग्मा निकल आएगा इसका, और इसका वाई कोऑर्डिनेट डेंसिटी फंक्शन में वैल्यू पुट करके निकलेगा। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को कंसीडर कर रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा। यहां पर आपके पास आ जाएगा ये, तो म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा ये दो जो हैं ये कर्व के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस कहलाते हैं। यहां पर जाकर कर्व जो है वो एक दूसरे के, यानी कि यहां पर कनकैविटी जो है वो कर्व की चेंज हो जाती है। इसके बाद आपके पास जो है कि जी अगली प्रॉपर्टी वो ये है कि जी जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व बनाते हैं तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व जो है वो एसिम्प्टोटिक कर्व होती है। अब इस एसिम्प्टोटिक का क्या मतलब है, एसिम्प्टोट्स किसे बोलते हैं उसको हम बात को थोड़ा सा देखते हैं कि एसिम्प्टोटिक कर्व से क्या मुराद है। नंबर 9, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन has asymptotic कर्व, यानी कि जब आप इसकी कर्व ड्रा करते हैं तो वो एसिम्प्टोटिक होती है। स्टूडेंट्स आपने ये नोट किया होगा कि जब भी मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूं या जब मैं कर्व बनाता हूं तो तमाम कर्व्स के अंदर जितने भी कर्व्स लगाऊंगा आप ये देखें कि ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही होती, इधर से भी नहीं टच कर रही, इधर से भी टच नहीं कर रही। एसिम्प्टोट्स का मतलब ये होता है कि फर्ज करें अगर आप कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप इस तरीके से बनाते हैं कि वो कर्व जो है वो इन्फिनिटली एक्स एक्सिस के साथ चलती तो है और द डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस का और उस कर्व का जीरो को अप्रोच करता है, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं होता, वो कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी। इसका मतलब होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक एसिम्प्टोटिक कर्व है। एक्स की वैल्यूज चूंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक मूव करती जाती हैं, इसी तरह कर्व भी उनके साथ साथ मूव करती जाती है, बिकम्स वेरी क्लोज टू एक्स एक्सिस बट नेवर टचेस द एक्स एक्सिस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिक प्रॉपर्टी। तो किसी भी कर्व का एसिम्प्टोटिक होने का मतलब ये है कि वो उस पर्टिकुलर एक्सिस के साथ या लॉन्ग एक्स एक्सिस जैसे हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्स एक्सिस के साथ मूव तो करेगी बट नेवर टचेस एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। वो एक्स एक्सिस के साथ इन्फिनिटली मूव करती है लेकिन किसी को पॉइंट के ऊपर नहीं मिलती। दिस इज एसिम्प्टोटिक प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
ये इसका मतलब है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज एसिम्प्टोटिक कर्व। इसके बाद नंबर 10 जो है आपके पास प्रॉपर्टी है, इफ x1 is normally distributed with mean mu1 and variance sigma 1 square। मेरी बात को दोबारा से सुने, if x1 is normally distributed with mean mu1 and variance sigma 1 square and x2 is normally distributed with mean mu1 and variance sigma 2 square, सॉरी इसका मीन जो है वो mu2 है, x2 का मीन जो है वो mu2 है और इसका वेरिएंस सिग्मा 2 है, सिग्मा 2 स्क्वायर है। x1 का मीन जो है वो mu1 है और वेरिएंस जो है वो सिग्मा 1 स्क्वायर है। अगर ये दोनों रैंडम वेरिएबल्स हैं, आर टू रैंडम वेरिएबल्स, देन x1 plus x2 is normally distributed with mean mu1 plus mu2 and variance sigma 1 square plus sigma 2 square। यानी कि इन दोनों के अलग-अलग रैंडम वेरिएबल जब आपस में मिलते हैं प्लस होकर एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस होता है, वो वेरिएबल आप यूं कह लें x1 प्लस x2 है, तो उसकी जो मीन होगा वो mu1 प्लस mu2 के इक्वल होगा और जो सिग्मा वेरिएंस जो है वो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 स्क्वायर के इक्वल होगा। इसको आपने समझ लेना है। फर्ज करें एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का मीन mu1 है, दूसरे रैंडम वेरिएबल का मीन mu2 है, तो जब हम दोनों रैंडम वेरिएबल्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, एक नया रैंडम वेरिएबल बनाएंगे x1 प्लस x2, तो उसका मीन जो होगा वो mu1 प्लस mu2 होगा और इसी तरह वेरिएंसेस के ऊपर भी वही इफेक्ट होगा। अगर पहले रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर है और दूसरे रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस सिग्मा 2 स्क्वायर है, तो दोनों के वेरिएंसेस को आपस में ऐड करेंगे तो वो भी एक सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बना देंगे। इसको हम बोलते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी है नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स की। रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी क्या है कि जब वो आपस में मिलते हैं तो रिप्रोड्यूस करते हैं एक नया वेरिएबल, और जो नया वेरिएबल रिप्रोड्यूस करेंगे वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेकिन उसके मीन जो है वो दोनों के मीन्स को ऐड करके मिलेगा और उसका वेरिएंस जो है वो दोनों के वेरिएंस को ऐड करके मिलेगा। दिस इज योर 10th प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक प्रॉपर्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अभी और है, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगी क्योंकि वो इन डिटेल उसका जानना बहुत जरूरी है। उसी प्रॉपर्टी पे हमारे पूरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हैं वो डिपेंड करते हैं। यहां तक अभी जो मैंने प्रॉपर्टीज की हैं उसको दोबारा से, आज जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनको दोबारा से जो है वो रिकैप दे रहा हूं आपको। आज हमने जो पहली प्रॉपर्टीज की पढ़ी वो पढ़ी थी जी इसकी सिमेट्री के हवाले से, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो क्वालिटीज होती हैं उन तमाम क्वालिटीज को वो फुलफिल करती है। उसकी पहली क्वालिटी होती है कि मीन, मीडियन और मोड आपस में इक्वल हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि उसका अपर क्वार्टाइल और मीन का डिस्टेंस और लोअर क्वार्टाइल और मीन का डिस्टेंस आपस में इक्वल होता है। तीसरी जो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात की कि इसकी ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स जो हैं mu1, mu2, mu3 जो हैं वो सारी की सारी जो हैं वो इक्वल टू जीरो होता है। और चौथी प्रॉपर्टी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की उसमें मैंने बताया आपको कि जो सेकंड क्वार्टाइल है वो फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल की एवरेज लेकर हमारा सेकंड क्वार्टाइल निकल आता है। ये हमने सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात की थी। फिर हमने बात की मोमेंट्स की बात की। मोमेंट्स जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पहली 4 मोमेंट्स की बात की, mu1 0, mu2 वेरिएंस के इक्वल, mu3 0, mu4 3 सिग्मा की पावर 4। और फिर हमने मोमेंट रेशियोज की बात की जिसमें मैंने β1 और β2 की बात की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए β1 0 के इक्वल होता है और β2 जो है वो आपका 3 के इक्वल होता है। फिर ऑड ऑर्डर मोमेंट्स और ये वाली बात करने के बाद, मोमेंट रेशियोज की बात करने के बाद हमने बात की इसके एसिम्प्टोटिक के होने की। कि एसिम्प्टोटिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के अलोंग चलती है, लेकिन इट नेवर टचेस द एक्स एक्सिस। इन्फिनिटली चलेगी लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं करती। और लास्ट में जो प्रॉपर्टी की मैंने बात की वो है कि रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी जो है हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की भी बात की आज कि म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के ऊपर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के ऊपर आकर मिलती हैं। एक तो मैंने लास्ट टाइम भी यही बताया था कि एमसीक्यूज में ये प्रॉपर्टीज बहुत अहम रोल प्ले करती हैं।
आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स जो हैं इनके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी। ये प्रॉपर्टीज़ अगर अच्छे तरीके से आप समझ लेते हैं, इसको अपने जहन में बिठा लेते हैं, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे जिसमें कि ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं और हमारे लिए जो है आपका मार्क्स जो हैं इसमें से लेना आसान हो जाता है। इसलिए इसको बड़े अच्छे तरीके से करना है। इसके MCQs भी होते हैं और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है इसमें। इंशाल्लाह मैं आपको इसकी जो सेग्रीगेशन है, इसका ब्रेकअप है इसके मार्क्स का, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग जो है आपने ये 10 प्रॉपर्टीज़ जो हैं अभी तक जो हमने डिस्कस की हैं, इनको अच्छे तरीके से आपने करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी इंशाल्लाह 11th प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि उसके बाद जो है हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ आ सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।